नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ई एग्जाम्स के यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस में। आज का प्रैक्टिस सेट 9 है, यानी कि 9 है। आई होप को आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो। और ये जो प्रश्न हम लाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसीलिए आप इन्हें ध्यान से देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें पूछा गया मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में यथार्थवादी परंपरा की नींव रखने वाले मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी बनारस के निकट लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद को नवाब राय भी कहा जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यानी कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश का है, इसका राइट आंसर है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व का एक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1887 में एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुई थी। इस विश्वविद्यालय का नक्शा अंग्रेज वास्तुविद इमर्सन ने तैयार किया था। इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य, जितनी शाखाएं उतने अधिक वृक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है कन्नौज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। फ्रांस के ग्रास शहर के नाम पर ही कन्नौज को पूर्व का प्रस कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के ट्विन सिटी की अवधारणा को आरोप बढ़ाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव ने कन्नौज और फ्रांस के ग्रास शहर के बीच ट्विन सिटी पैक्ट करने का विचार प्रतिपादित किया। दोनों शहरों को इत्र और परफ्यूम नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। इसका राइट आंसर है भूटान देश को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। भूटान का एक ऐसा देश है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है। हिमालय से आने वाले भयानक तूफानों के कारण इस देश को यह नाम प्राप्त हुआ। वास्तव में ड्रैगन एक काल्पनिक जानवर है जो भूटान की अनेक कहानियों में देखने और सुनने को मिलता है। यही ड्रैगन भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसे पूछा गया, वर्ष 2017 में काजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका राइट आंसर है साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। वर्ष 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ब्रिटिश लेखक काजुओ इशिगुरो को दिया गया। द रिमेन्स ऑफ द डे से मशहूर हुए उपन्यासकार काजुओ इशिगुरो का जन्म तो जापान में हुआ, लेकिन वह अब ब्रिटेन में रहती हैं। इशिगुरो को 4 बार मैन बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और वर्ष 1989 में उन्हें रिमेन्स ऑफ द डे के लिए बुकर पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी। जिसमें पाकिस्तानी सीनेट में पहली विपक्ष की महिला शेरी रहमान थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री शेरी रहमान थी। वे एक पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ व पूर्व राजनयिका हैं जो वर्ष 2015 से पाकिस्तानी सीनेट की सदस्य हैं। वे मार्च 2018 से अगस्त 2018 तक सीनेट में विपक्ष की नेता रहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्ष 2011 से 2013 तक अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दी। आप इस देखते हैं। इसमें पूछा है, सीका तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। इसका राइट आंसर है ब्रह्मोस, जो भारत की क्रूज मिसाइल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित और डिजाइन किए गए साधक से सुरक्षित है। प्रारंभ में मिसाइल का साधक रूसी प्रणाली से संबंधित था, लेकिन इसे अब भारतीय स्वदेशी
सार्थक के साथ बदल दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? इसका राइट आंसर है 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार 2 ट्रेनें चलती हैं, जिनके नाम थार एक्सप्रेस व समझौता एक्सप्रेस है। थार एक्सप्रेस की शुरुआत 18 फरवरी 2006 को की गई। यह ट्रेन भारत के जोधपुर और पाकिस्तान के कराची शहर को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? इसका राइट आंसर है कैम्ब्रिज एनालिटिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, हाल ही में वैश्विक डाटा चोरी अपराध में कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का नाम सामने आया था। यह अरबपति रॉबर्ट मर्सर के स्वामित्व में है और इसका नेतृत्व स्टीव बन्नन ने किया था, जो अपराध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप के सलाहकार थे। फर्म ने ट्रंप के पक्ष में अमेरिकी मतदाताओं को लक्षित करने के लिए सबसे बड़े डेटा बीच में 50 मिलियन फेसबुक प्रोफाइल का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में तीनों देशों के मंत्रियों ने वैश्विक क्षेत्रीय एवं साझा हितों से जुड़े विषयों पर द्विपक्षीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। इसमें चीनी विदेशी मंत्री वांग यी तथा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के साथ वार्ता संपन्न हुए। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भाग लिया। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली वर्ष 1798 से 1805 तक के शासनकाल में हुई। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई। इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद वर्ष 1798 में था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। उसका क्या नाम था? इसमें नाम पूछा गया है, उनका नाम बंदा बहादुर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, वर्ष 1708 में गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद गुरु संस्था समाप्त हुई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा बहादुर वर्ष 1670 से 1716 तक को सौंप दिया गया। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख साम्राज्य स्थापित करना था। उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तथा गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है पाकिस्तान नाम से पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? इसका राइट आंसर है चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, पाकिस्तान शब्द की रचना सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली द्वारा की गई थी। वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। उनका जन्म 16 नवंबर 1897 को पंजाब के होशियारपुर जिले के बलचौर नामक स्थान पर हुआ था। वे मुस्लिम गुर्जर परिवार से संबंधित थे। वे पाकिस्तानी मुस्लिम राष्ट्रवादी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें पूछा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की इस उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया? इसका राइट आंसर है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड टायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे शांत वृद्ध महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित
त्र्यम्बक पहाड़ी से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह नदी प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। यह नदी महाराष्ट्र राज्य से निकलकर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर है वुलर झील। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर है, जो कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। यह एशिया की भी ताजे पानी की सबसे लंबी झील है। सामान्यतः इस झील का क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है, परंतु बाढ़ आने पर इसका क्षेत्रफल 2600 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। वुलर का शाब्दिक अर्थ है ऊंची लहरों वाली झील। इस झील में बोटिंग आदि की सुविधा उपलब्ध है। यह झील एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रभावित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत विश्व के अनेक देशों की संवैधानिक विशेषताओं को समाहित किया गया है, जिनमें अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, न्याय पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति के प्रावधान लिए गए हैं। प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष वर्ष किस में भारत के संसद द्वारा अधिनियम किया गया था? इसका राइट आंसर है 2009 में भारत की संसद द्वारा। पॉइंट्स में जानते हैं, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 2 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने किसमें एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? इसका राइट आंसर है उज्जैन में खगोलीय वेधशाला स्थापित की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने उज्जैन के जयसिंहपुर नामक स्थान पर वर्ष 1719 में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। इस वेधशाला को जंतर महल के नाम से भी जाना जाता है। यह वेधशाला उज्जैन शहर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इस वेधशाला में 4 स्मारक स्थित है। इन स्मारकों को दिग्नासा यज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर खसरा और रूबेल के विरुद्ध दोहरे के संरक्षण के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय ने खसरा रूबेला के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ वर्ष 2016 से 17 के दौरान किया। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों के साथ वर्ष 2020 तक खसरा तथा रूबेला वंशानुगत खसरा लक्षण SORS को समाप्त करने का संकल्प किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? इसका राइट आंसर इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। इसके बाद क्रमशः मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ व लखनऊ का स्थान आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? इसका राइट आंसर है जूनागढ़ रियासत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, 27 जून 1947 को लॉर्ड माउंटेबल ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग का पुनर्गठन किया। पटेल ने इस काम में अपने सहयोगी के तौर पर वीपी मेनन को चुना, जो बतौर कूटनीतिज्ञ थे। जूनागढ़ पश्चिम भारत के सौराष्ट्र प्रांत का एक बड़ा राज्य था।
वहां के नवाब महावत खान ने, जिनकी जनता का ज्यादा भाग हिंदुओं का था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के 23 डिग्री 23 मिनट पर स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व तक खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांशों में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर खींची गई है। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। इस रेखा की स्थिति स्थायी नहीं रहती, बल्कि समय के साथ बदलती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, तमिलनाडु राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। वहां एक सदनीय विधायिका है। जब विधायिका में 2 सदन होते हैं तो इस व्यवस्था को द्विसदनीय कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संसद में 2 सदन राज्यसभा तथा लोकसभा है। ठीक उसी प्रकार कुछ राज्यों में विधायिका के 2 सदन विधान परिषद तथा विधान सभा है। यहाँ पर देखते हैं, पूछा है भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों में प्रमुखतः संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रक्रिया नियम समिति व तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर है महावीर आचार्य के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, 9वीं सदी में मैसूर के महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा, जिसमें उन्होंने लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए प्रचलित विधि का वर्णन किया। उन्होंने दीर्घवृत्त के अंदर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी दिया। महावीराचार्य एक प्रसिद्ध ज्योतिषविद व गणितज्ञ थे। वे गुलबर्ग के निवासी के जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलिसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्ष में महाशक्ति कैसे बना सकते हैं। इसका राइट आंसर है वीरप्पा मोइली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, अनलीशिंग इंडिया पावर द नेशन एम वीरप्पा मोइली की लिखित पुस्तक है, जिसका विमोचन वर्ष 2009 में किया गया। वे वर्ष 2009 में हुए आम चुनाव में कर्नाटक चिक्बलपुर चुनाव क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। इस पुस्तक में भारत के भविष्य में महाशक्ति बनने के संदर्भ में किए जाने वाले कार्य और भविष्य के लिए कुछ सुझाव लिखित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की। इसका राइट आंसर है गोरखपुर ट्रेन के बीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं, 16 दिसंबर 2016 को भारतीय रेल ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की। यह ट्रेन सप्ताह में 3 बार चलेगी। इस एक्सप्रेस में SC3 तथा स्लीपर श्रेणी का किराया तथा अन्य एक्सप्रेस दोनों ने 15% से 20% अधिक है। हमसफर एक्सप्रेस श्रेणी परंतु एक्सप्रेस श्रेणी के स्थान पर लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के में स्थित है। इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के भीतर स्थित है। शेख सलीम चिश्ती वर्ष 1478 से 1572 भारत में मुगल काल में चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। इसका राइट आंसर है माउंट कंचनजंगा, जो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर
चोटी माउंट कंचनजंगा है। यह भारत में सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। नेपाल में इस चोटी को कुंभकर्ण लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 18,848 मीटर तथा दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन आइंस्टीन 8,611 है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम पलास है। इसे ढाक और टेसू के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। पलास के फूल बहुत आकर्षण होते हैं। इसके आकर्षण फूलों के कारण इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। पलास का फूल भारतीय डाकतार विभाग द्वारा डाक टिकट पर प्रकाशित कर सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर है गेहूं, जो प्रोटीन का स्रोत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। दुनिया भर में आहार, प्रोटीन और खाद्य आपूर्ति का अधिकांश गेहूं द्वारा पूरा किया जाता है, लेकिन गेहूं में पाए जाने वाले एक प्रोटीन ग्लूटेन के कारण विश्व का 100 से 200 लोगों में से एक व्यक्ति पेट से रोगों से ग्रस्त है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का इस प्रोटीन के प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है भारत ने कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि और अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप में कृषि कुल आबादी लगभग 51% रोजगार प्रदान करती है। हालांकि देश के सफल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 12 से 13% है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है नमक का रासायनिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर सोडियम क्लोराइड, जो नमक का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं। यह एक उदासीन लवण है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है, वो कौन सा है। इसका राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था, जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया छतों पर वर्षा जल संचयन की अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं। छतों पर वर्षा के जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है। इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इसका राइट आंसर नर्मदा नदी, जो अरब सागर में गिरती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। इसका राइट आंसर प्लासी की लड़ाई में मैसूर पर कब्जा कर लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं। प्लासी की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज विजयी रहे। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और नए आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।